नमस्कार, ज्ञान बेकरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। ये आपकी बुक में काफ़ी लंबा चैप्टर दिया हुआ है, किस प्रकार ये अकबर के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ता है और एक युद्ध कैसा रहता है और उसके बाद में किस प्रकार अकबर इस पर विजय प्राप्त करने के लिए अभियान चलाते हैं। तो विस्तारित देखते हैं इसका। महाराणा प्रताप का जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? कुम्भलगढ़ के किले में बादल महल में। कई बार पूछ लिया जाता है जन्म, तो 9 मई 1540 में कुम्भलगढ़ के बादल महल में। इनके पिता का नाम उदय सिंह और माता है जयवंताबाई। पिता उदय सिंह और माता जयवंताबाई। अब क्या होता है, जो इनके पिता है उदय सिंह, पहले मैं इनका विवाह बता देती हूँ। इनका विवाह हुआ है अजबदे पंवार के साथ, ठीक है। और अजबदे पंवार से ही इसकी एक संतान प्राप्त होती है जिसका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह का जन्म कब होता है? 1559 ईस्वी में। 16 मार्च, डेट सही याद रख सकते हो। तो 16 मार्च 1559 में अमर सिंह का जन्म होता है। अब क्या होता है, इसके जो पिता हैं उदय सिंह, इनकी मृत्यु हो जाती है 28 फरवरी 1572 ईस्वी में, होली के दिन। कहाँ होती है? गोगुंडा के अंदर। जैसे इनकी पिता की मृत्यु होती है गोगुंडा के अंदर, वहीं महाराणा प्रताप का कहते हैं कि राज्याभिषेक कर दिया जाता है। कुछ इतिहासकारों का अलग कहना है, कहते हैं कि उदय सिंह के 2 पत्नियां थी, एक का नाम जयवंताबाई और दूसरे का नाम था धीरूबाई भटियानी। तो जयवंताबाई से 2 संतान प्राप्त होती है, एक महाराणा प्रताप और दूसरे शक्ति सिंह। और जो दूसरी पत्नी थी उससे एक संतान प्राप्त होती है जगमाल। तो कहते हैं कि पहले ये नियम बना हुआ था, ये इस प्रकार का चला हुआ था, अगर पिता की मृत्यु हो जाती है और अगला उत्तराधिकारी है तो वो पिता के दाह संस्कार में नहीं जाता है। तो ये दोनों इसके पुत्र जो जयवंताबाई से प्राप्त हुए हैं, कौन कौन? महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह। दोनों तो उदय सिंह के दाह संस्कार में जाते हैं, लेकिन जो सेकंड पत्नी से प्राप्त हुआ है जगमाल, वो उनके दाह संस्कार में नहीं जाता है। तो उसकी जो दूसरी पत्नी है उदय सिंह की, धीरूबाई, वो कुछ सरदारों को अपनी तरफ मिलाकर जगमाल का राजतिलक या राज्याभिषेक कर देती है, जब ये दाह संस्कार के लिए गए होते पीछे से। जैसे ये दाह संस्कार करके वापिस आते हैं तो सारे जो और भी राजा वगैरह हैं, उदय सिंह के महाराणा प्रताप के नाना हैं, इनके ससुर है जबदे के पिता, वो सब मिलकर क्या करते हैं, महाराणा प्रताप का राजतिलक कर देते हैं और जगमाल को अपने उत्तराधिकार से वंचित या निरस्त कर देते हैं। इस बात से कहते हैं कि जगमाल नाराज होकर अकबर के यहाँ चला जाता है, आगरा के अंदर। अकबर की सेना में जाकर शरण लेता है और कहते हैं कि अकबर के साथ युद्धों में भाग लेता रहता है। और 1583 ईस्वी में एक दैत्राई का युद्ध होता है, उसमें कहते हैं कि जगमाल की मृत्यु हो जाती है। फिर ये शक्ति सिंह की भी इसी प्रकार की कहानी है। शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में कोई बात पर खास नहीं हो जाती है, जिससे जो महाराणा प्रताप है वो शक्ति सिंह को अपने राज्य से बाहर निकाल देते हैं। अब इनका राज्याभिषेक
राज्याभिषेक हुआ है 28 फरवरी 1572 ईस्वी। हुआ कहाँ है? गोकुंडा में। ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है कई बार, कहाँ हुआ था? गोकुंडा में, जहाँ इसके पिता की मृत्यु होती है ना उदय सिंह की, वहीं इसका क्या कर दिया जाता है? राज्य अभिषेक। जब ये 1572 ईस्वी में राजा बना, इससे पहले जो अकबर हैं वो 1570 ईस्वी में नागौर में एक दरबार लगाते हैं। नागौर में दरबार कौन लगाता है? अकबर। कब लगाता है? 1570 ईस्वी में। और उसमें सबको ये फरमान जारी कर दिया जाता है कि जितने भी राजपूत राजा हैं वो मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। कहते हैं कि काफ़ी राजाओं ने, राजपूत राजाओं ने वह अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन कुछ एक ने वह अधीनता स्वीकार नहीं की। उनमें से एक कौन थे? उदय सिंह थे। 70 में ये अभी बने नहीं है, आगे बनेंगे। उसके पिता थे उस समय, तो उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जैसे ही 1572 में महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठता है तो अकबर अपने 4 शिष्ट दल, उसको हम बोलते हैं शिष्ट दल, तो शिष्ट दल के द्वारा 4 दल, अकबर के द्वारा 4 दल भेजे जाते हैं, जिसमें क्या कहा जाता है? महाराणा प्रताप को बोला जाता है कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। देखो दलों का वर्णन। शिष्ट दल या शिष्ट मंडल बोल सकते हो आप, ज़्यादा बेटर रहेगा, शिष्ट मंडल। ठीक है, तो कितने शिष्ट मंडल भेजेगा ये? 4। फर्स्ट देखो, फर्स्ट भेजता है जलाल खां। कब भेजेगा? नवंबर 1572 ईस्वी। सबसे पहले इसको भेजता है कि आप जाइए प्रताप के पास और हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, इसलिए आप उसको प्रस्ताव रखिए। फिर सेकंड आता है, उसमें जाते हैं मान सिंह। ये जाते हैं जून 1573 ईस्वी में। फिर आता है तीसरे नंबर पर भगवान दास। ये जाते हैं नवंबर 1573 ईस्वी में। और नंबर 4 पर जाते हैं टोडरमल। ये जाते हैं दिसंबर 1573 ईस्वी। इस प्रकार ये 4 शिष्ट मंडल के द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कर ले, इसलिए भेजता कौन है? अकबर। लेकिन महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं कि हमें आपकी अधीनता स्वीकार नहीं है। अब आगे ये बात जब अकबर को पता चलती है तो अकबर युद्ध नीति बनाता है या युद्ध रणनीति बनाता है कि कैसे हम महाराणा प्रताप को जीते। तो अपने सेनापति से कहता है, मुख्य रूप से मान सिंह और असफ खां 2 सेनापति युद्ध के लिए जाएंगे अभी आगे, तो उनसे ये इस प्रकार की योजना बनाने के लिए बोलता है ताकि या तो महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़कर दरबार में पेश किया जाए या उसको मार दिया जाए। तो अब ये युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे। जो प्रसिद्ध युद्ध है कौन सा? हल्दी घाटी का। कब हुआ? 18 जून 1576 ईस्वी को। कहाँ हुआ है? हल्दी घाटी के अंदर। ये खमनोर की पहाड़ी के बीच में बिल्कुल तंग स्थान है हल्दी घाटी वाला, वहां पर होता है। अब ये अकबर की सेनाएं अपने यहाँ से प्रस्ताव कर जाती है
और वहां जाकर एक पड़ाव डाल देती है। पड़ाव सबसे पहले मांडलगढ़ में डालती है। मांडलगढ़ में कहते हैं कि 2 या 3 महीने तक वहाँ रहते हैं और इस प्रकार निगरानी करते हैं कि कैसे कैसे हम इस प्रकार से युद्ध कर सकते हैं। तो ये जो सूचना महाराणा प्रताप को लगती है कि मुगल सेना, जिसको शाही सेना भी बोला जाता है, शाही सेना अपना पड़ाव दे दिया है, आ गई है, तो ये अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो महाराणा प्रताप ऐसा स्थान चुनता है, ऐसी जगह चुनता है जिससे वो इससे मुकाबला कर सके, मतलब अकबर से मुकाबला कर सके। तो इस स्थान कौन सा चूज करता है वो? हल्दी घाटी का। जब खमनोर की पहाड़ी है बिल्कुल तक स्थान बताते हैं संग्राम, एक ही मनुष्य आसानी से निकल सकता है, बारी घना जंगल है, तो ऐसा स्थान चूज करते हैं ताकि वो उसको शाही सेना से मुकाबला कर सके। शाही सेना कहते हैं कि 320 लाख थी अकबर के पास सेना, और महाराणा प्रताप के पास केवल मात्र 80,000 सैनिक थे। लेकिन जहां ये स्थान चूज किया है उस स्थान से परिचित कौन सी सेना थी? महाराणा प्रताप वाली। मुगल सेना को उस स्थान का छिपकर वार करने का ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। अब युद्ध शुरू होता है। कहते हैं कि सुबह 18 जून 1576 की सुबह 8 बजे युद्ध जो भेरीघोष होता है उसके साथ प्रारंभ हो जाता है और 12 बजे तक युद्ध लड़ते लड़ते मुगल सेना के छक्के छूट जाते हैं। किसके सामने? महाराणा प्रताप की सेना के सामने। मतलब वो इतनी, एक तो जगह से परिचित, दूसरा उसको छक्कर वार करने का एक बड़ा अच्छा आसान तरीका था, इस कारण तो यहाँ का, और इसमें जो सेनापति होते हैं तो महाराणा प्रताप की ओर से तो मुख्य सेनापति होता है हकीम का सूरी। नाम ध्यान में रखना, महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां सूरी, और जो अकबर है, अकबर का सेनापति है, इसके 2 सेनापति है, एक तो है मान सिंह मुख्य रूप से, और मान सिंह का सहयोग कौन करता है? आसफ। तो 2 हो गए, इनके आमने सामने युद्ध होगा। यहाँ हकीम शाह सूरी तो सेनापति है लेकिन खुद महाराणा प्रताप भी युद्ध लड़ते हैं। वहाँ अकबर नहीं आते हैं, 2 सेनापतियों को भेजते हैं और इधर से महाराणा प्रताप खुद युद्ध लड़ता है। तो ये जो दोनों सेनापति हैं ये देखते हैं कि इस प्रकार से तो युद्ध हम जीत नहीं पाएंगे, तो एक अफवाह फैलाते हैं कि अकबर खुद युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है और खूब शाही सेना साथ में लेकर आ रहे हैं। तो से जो मुगल सेनापति थे उसके अंदर हौसला आ जाता है और वापस युद्ध शुरू कर देते हैं। और इनके हाथियों के बीच में भी युद्ध होता है, रक्तलाई। एक वहाँ खमनोर के पास में एक छोटा सा तालाब है जिसका नाम है रक्ततालाब। रक्ततालाब क्यों नाम पड़ा? कहते हैं कि इस युद्ध के समय इतने सैनिक इतने मारे गए थे कि जून का महीना था और जून में जैसे ही बारिश आई तो उनका खून एक जगह एकत्रित हो गया, इकट्ठा हो गया और एक तालाब का रूप ले लिया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? रक्ततालाब। कहाँ है ये? खमनोर के पास में, और हल्दी घाटी जो राजसमंद में पड़ती है वो। अब इनके बीच में युद्ध होता है और अकबर के भी 2 हाथी होते हैं, हाथियों के बीच में भी होता है गजमुक्ता और गजराज, ये 2 अकबर के होंगे और महाराणा के भी होते हैं। एक का नाम है पूर्णा और दूसरे का नाम है राम प्रसाद। कई बार पूछ लिया जाता है हाथियों के नाम भी, तो ध्यान में रखना। इनके बीच में भी युद्ध होता है, हाथियों के बीच में ही। कहते हैं कि राम प्रसाद का जो महावत था, ऊपर बैठा हुआ उसको महावत बोलते हैं, वो मारा जाता है। इस कारण अकबर किसको ले जाते हैं? राम प्रसाद हाथी को, और वो उसके लिए बड़ा उपयोगी होता है। अकबर जब इसको लेकर जाता है राम प्रसाद को, तो उसका नाम क्या रखता है? पीर प्रसाद। ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि राम प्रसाद का अकबर ने क्या नाम रखा, तो पीर प्रसाद। ठीक है।
इसमें फिर सेना वापस लड़ाई करने लग जाती है और कहते हैं कि महाराणा प्रताप की नज़र किस पर पड़ती है? अकबर के सेनापति मान सिंह पर, और वो उनके पास में जाते हैं। महाराणा प्रताप किस पर विराजमान है? अपने प्रिय घोड़े चेतक पर, और ये जो मान सिंह है वो किस पर है? मर्दाना हाथी। हाथी का नाम है, ध्यान में रखना, मर्दाना। कौन बैठा है इस पर? मान सिंह। और महाराणा प्रताप किस पर बैठे हैं? चेतक पर, जो इसका सबसे प्रिय घोड़ा था। तो ये लड़ाई होती है। अब जैसे ही महाराणा प्रताप उनके पास में पहुंचते हैं, महाराणा प्रताप जैसे इसके पास में पहुंचते हैं, किसके पास में? मान सिंह के पास में, तो मान सिंह पर वो अपने भाले से खूब घना प्रहार करते हैं जोर से। लेकिन कारण क्या रहता है? मान सिंह होदे के अंदर छिप जाते हैं। होदा किसको बोलते हैं? हाथी के ऊपर जो आसन लगा हुआ होता है उसको होदा बोला जाता है। तो जो मान सिंह है वो होदे के कारण फंस जाते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप का जो प्रिय घोड़ा है चेतक, उसकी जो हाथी था, मर्दाना हाथी, उसकी सूंड पर खंजर लगे हुए थे, उससे उसकी एक टांग कट जाती। तो दोनों में देखा, फिर मुगल सेना को ऐसे पता चलता है कि हो सकता है मान सिंह मारा गया, तो वो और उसका अफसरी होती जाती है। लेकिन जैसे ही मान सिंह खोदे से बाहर निकलता है तो मुगल सेना वापिस जोश आता है और वो पूरे महाराणा प्रताप को घेर लेती है। जैसे ही महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने घेरा तो एक इसका विश्वसनीय सेनापति था जल्ला मन्ना। क्या नाम है उसका? जल्ला मन्ना। वो महाराणा प्रताप के पास में आते हैं। ठीक है, और महाराणा प्रताप को क्या कहते हैं कि आपकी जो अभी स्थिति है, चेतक घायल हो गया है और आप ही मुगल सेना आपको पूरी तरफ से घेर रखा है, तो आप ऐसा कीजिए, जो आपका राज मुकुट है, राज चिन्ह है, वो मुझे पहना दीजिए और आप यहाँ से निकल जाइए। महाराणा प्रताप को भी ये सही लगता है, तो वो राज चिन्ह किसको दे देते हैं? जल्ला मन्ना को, और महाराणा प्रताप वहाँ से अपने जो प्रिय घोड़े चेतक है उस पर निकल जाते हैं। तो जो सारी मुगल सेना थी वो किस पर टूट पड़ती है? जल्ला मन्ना पर, और ये वहाँ शहीद हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं चेतक की ओर। महाराणा प्रताप ने चेतक के घोड़े को लेकर आगे चलते हैं, तो आगे एक गांव आता है बलीचा। बलीचा गांव के पास में एक नाला पड़ता है। उस नाले को पार करते हुए, एक तो घायल था, टांग नहीं थी, कटी हुई थी, तो 3 पैर पे चल रहा था, तो उस नाले को पार करते हुए चेतक की मृत्यु हो जाती है। चेतक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना? तो कहते हैं कि बलीचा गांव में चेतक की एक छतरी भी बनी हुई है। पूछ लिया जाए कि चेतक की छतरी कहाँ है, तो बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से जैसे इस घोड़े की मृत्यु होती है, कहते हैं कि आज तक कभी भी महाराणा प्रताप की आंखों से कभी आंसू नहीं निकले थे, कभी नहीं रोया था, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन अपने प्रिय घोड़े चेतक को खोने के बाद उनकी आंखों से अश्रु बह निकलते हैं। और उसी समय एक आवाज आती है, ओ नीले घोड़े का अश्वार। और होता कौन है वह? इसका भाई शक्ति सिंह। पहले मैंने आपको बताया इसका भाई था शक्ति सिंह, और कुछ मिनटों के कारण यहाँ से चला गया था, तो वापिस वो आता है और महाराणा प्रताप से माफी मांगता है अपने किए हुए की, और कहता है कि अब मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपके साथ रहूंगा और आपकी सहायता करूंगा। तो वो शक्ति सिंह उसको लेकर कहाँ चले जाते हैं? कुंभलगढ़। कहते हैं कि अगर वहाँ शक्ति सिंह नहीं आता, हो सकता है मुगल सेना चेतक के विवेक में वो वहीं बैठे हुए थे, तो महाराणा प्रताप को उसका घेर लेती और मार भी सकती थी या कैद भी कर सकती थी, तो उसने अपने भाई को बचा लिया शक्ति सिंह ने। ठीक है, अब आगे कुंभलगढ़ में जाते हैं। उधर जो सारी सेना है वो क्या करती है? पहले तो गोगुंदा पर आक्रमण करती है, किले को घेर लेती है गोगुंदा को, और फिर वो कहाँ करती है? कुंभलगढ़ पर। लेकिन वहाँ सफलता उसको प्राप्त नहीं होती। 2-3 बार आक्रमण करने के बाद सफलता नहीं मिलने के कारण वो जो मुगल सेना है, सारी सेना है, वो कहाँ चली जाती है? अजमेर। अजमेर जैसे ही वो जाती है, कहते हैं कि वहाँ अकबर
जो मुख्य सेनापति था मान सिंह उससे बड़ा ही नाराज होता है। क्यों होता है कि उन्होंने वादा करके आया था कि मैं जिंदा या मरा हुआ महाराणा प्रताप आपके सामने प्रस्तुत करूंगा या सामने रखूंगा, लेकिन ये उसका अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। तो कहते हैं कि कुछ समय के लिए मान सिंह को दरबार से भी निष्ठ कर दिया गया, दरबार के अंदर आना उसके लिए निषेध। अब अकबर के मन में ये बात हो जाती है कि हमने जो कार्य करने को ठाना था उसको पूर्ण नहीं कर पाए। कुछ इतिहासकार इस युद्ध को निर्णायक युद्ध भी मानते हैं। कैसे? जब युद्ध शुरू हुआ था तब क्या शर्त थी अकबर की कि या तो महाराणा प्रताप को जिंदा हमारे सामने या मरा हुआ, लेकिन दोनों कार्य नहीं कर पाए। महाराणा प्रताप तो इससे बाहर निकल गए भागकर। तो अब क्या करता है अकबर, महाराणा प्रताप पर कैसे विजय प्राप्त करे या कैसे उसको ले, इसीलिए कई अभियान करता है। देखो पहला अभियान तो ये हो गया हल्दी घाटी वाला। इसके बाद में सेकंड अभियान में ये मान सिंह को टोडरमल और एक और सेनापति होता है कुतुबुद्दीन खां, ये ऐबक नहीं है, इसका सेनापति है। तो इन तीनों को ये भेजता है सेकंड अभियान के लिए। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड के लिए भेजता है। और ये क्या करते हैं, गोकुंडा पर अधिकार कर लेते हैं। गोकुंडा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो गोकुंडा किले पर अधिकार करने के बाद वहां कहते हैं कि अकबर स्वयं भी आता है, ध्यान रखना, अकबर स्वयं भी वहां आता है और क्या करता है, गोकुंडा पर अपना एक सेनापति छोड़कर वापिस ये अपने आगरा चले जाते हैं चारों। तो जैसे ही मुगल सेना को प्रताप सेना को पता चलता है गोकुंडा पर इसने आक्रमण कर लिया, तो मुगल सेना आती है और जो सेनापति का उसको मारकर गोकुंडा पर अपना अधिकार वापिस कर लेते। तो ये इसका वापिस सफल हो गया। ये प्रयास जारी रखता है। आगे तीसरा और अभियान भेजेगा। तीसरे में साहेबाज खां, इसको भेजा जाता है और ये कितने 3 विद्रोह करता है। पहला विद्रोह सबसे पहले ये क्या कहाँ करेगा, कुंभलगढ़ में, जहाँ महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप को ये भनक लग जाती है कि अकबर तीसरा अभियान शुरू कर दिया है और भेजने वाला है, तो ये अपने किले को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। तो ये आक्रमण करता है किले पर। कब करता है पहला आक्रमण, 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी। कहाँ करता है, ठीक है, और जीतता भी है किले को, क्योंकि ये तो महाराणा प्रताप के पास चला गया, एक सेनापति था, उसको हरा कर किले पर अधिकार कर लेता है। उसको पता चलता है शाहबाज खान को कि ये किला छोड़कर जंगलों में चला गया है, तो ये फिर सेकंड अभियान जंगलों की ओर करेगा। 15 दिसंबर 1578 ईस्वी को जंगलों की ओर करेगा, लेकिन यहाँ इसको सफलता नहीं मिलेगी, तो एक और अभियान कर लेगा, थर्ड वाला, ताकि हो सकता है सफलता मिल जाए। ये करता है 15 नवंबर 1579 में, ठीक है। ये लगातार इसके 3 अभियान है। कुंभलगढ़ को तो जीत लेता है, लेकिन ये दोनों इसके असफल रहते हैं, यहाँ इसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। फिर ये वापस चला जाता है और अकबर को सोचता है कि मैंने कुंभलगढ़ को प्राप्त कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप पर हमने विजय नहीं प्राप्त की। तो महाराणा प्रताप अगला सेना अभियान भेजता है। अब किसको भेजेगा, अब्दुल रहीम खान खाना को, अब्दुल रहीम खान खाना। जो अब्दुल रहीम खान खाना है, कहते हैं कि सेब परिवार आता है और अपना जो शिविर लगाता है वो कहाँ लगाता है, शेरपुर में। कई बार पूछ लिया जाता है
कि अब्दुल रहीम खान का ना जब महाराणा प्रताप पर विरोध करने के लिए, आक्रमण करने के लिए आते हैं तो अपना शिविर कहाँ लगाते हैं, तो शेरपुर के अंदर। शेरपुर के अंदर शिविर की सूचना किसको मिल जाती है, इसके महाराणा प्रताप के पुत्र जिसका नाम है अमर सिंह। तो अमर सिंह शेरपुर में जाते हैं और जो अब्दुल का परिवार है उसको बंदी बनाकर महाराणा के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस बात से महाराणा प्रताप नाराज होते हैं और अमर सिंह को बोलते हैं कि से सम्मान इसको वापिस वहां छोड़कर आइए। ये बात सुनकर अब्दुल इतना खुश होता है, इतना अच्छा लगता है कि हम तो जो दुश्मन समझ रहे थे उसने हमारे परिवार को वापिस सही सलामत हमें वापिस पहुंचाया है। इससे ये अभियान न कहकर वापिस चला जाता है। तो इसका अभियान पठान शेरपुर तक ही रहा है, आगे नहीं बढ़ा है। अब एक अंतिम सैन्य अभियान और भेजेगा अकबर। ये 1780 में भेजा था अब्दुल रहीम खान खाना को, अब भेजता है 1785 ईस्वी में, सॉरी 1585 ईस्वी में। किसको भेजेगा, जगन्नाथ कच्छावा। कौन है ये हैं भारमल के पुत्र और मानसिंह के चाचा। ठीक है, तो मानसिंह के चाचा को भेजता है, लेकिन मानसिंह चाचा की कहते हैं कि मृत्यु हो जाती है। कहाँ, मांगलगढ़ के अंदर, और वहाँ इसकी के 32 कमों की छतरी भी बनी हुई है। तो ये अभियान भी इसका सफल नहीं होता। इस प्रकार 4 अभियान भेज दिए गए, फिर भी महाराणा प्रताप अकबर के अधीन नहीं हुआ है। अब महाराणा प्रताप क्या करता है, वहां से अपनी एक नई राजधानी बनाता है चावंड में। ध्यान रखना, चावंड में लूणा चावंडिया होता है और लूणा चावंडिया को मारकर अपनी राजधानी बनाता है चावंड। ठीक है, और चावंड में राजधानी बनाने के बाद 19 जनवरी 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। यहाँ आपकी बुक में तो वर्णन दिया गया है कि ये जो धनुष बाण पर ऊपर से चढ़ाते समय घायल हो गए थे और कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु की डेट ध्यान रखना, 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। कहाँ होती है, चावंड में। और चावंड के ही आगे 11 किलोमीटर एक गांव है बारडेली, उसी गांव में इसका दाह संस्कार होता है और उसी में 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। किसकी है ये, महाराणा प्रताप। ठीक है, और खेजड़ बांध इस छतरी के पास में है। तो कहते हैं कि आजकल खेजड़ बांध के अंदर ये छतरी लगभग डूबने के अंदाज पर है। और इसमें जैसे ही महाराणा प्रताप के मृत्यु का समाचार अकबर को मिलता है तो अकबर क्या कहता है, निस्तब्ध हो जाता है और उसकी आंखों से अश्रु निकल पड़ते हैं और कहते हैं कि तू ऐसा हिम्मत वाला था जिसने कभी भी किसी के सामने ना तो सर झुकवाया ना अपने घोड़े को दगवाया। इसीलिए सच्चाई से देखा जाए, सही मायने से देखा जाए, जीता कौन है, महाराणा प्रताप। और इन युद्धों की कर्नल जेम्स टॉड एक संज्ञा भी देता है, वो भी कई बार पूछ लिया जाता है। जेम्स टॉड ये हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहते हैं, और एक दिवेर का होता है, दिवेर का युद्ध। दोनों को ये संज्ञा देते हैं। इसको बोलते हैं मेवाड़ का मैराथन। और इसको बोलते हैं थर्मापले।
ये इसकी संज्ञा दी हुई है दोनों युद्धों की। इसमें कहते हैं कि बदायूं भी युद्ध में आया था अकबर के समय, उसने भी युद्ध को संज्ञा दी है, और अब्दुल रहीम खान खन्ना ने भी संज्ञा दी है, लेकिन वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, उसकी नहीं पूछते हैं। कर्नल जेम्स टोड की आपको पूछी जाती है। तो ये था महाराणा प्रताप का, आज इतना ही। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।